साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं नरेंद्र रामटेके जी। रामटेके जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम। धन्यवाद आपको। और आपके जितने भी दर्शक आपके टीवी से यूट्यूब से जुड़े हैं उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपके सफलता की कामना करता हूं। जी, इससे पहले कि मैं रामटेके जी से आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूँगा कि रामटेके जी जाने माने अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता हैं, बिलासपुर में निवास करते हैं, निर्दलीय पार्षद भी रह चुके हैं और आज उनकी करीब 70 वर्ष की उम्र में वो आज भी वैसे ही सक्रिय हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। तो रामटेके जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? मेरा जो जन्म है वो तो मगरपारा अम्बेडकर नगर बिलासपुर में ही हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वर्तमान में जिसको अम्बेडकर शासकीय विद्यालय के नाम से जाना जाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, वहीं जब हम पढ़ रहे थे उस समय उसका नाम जो है यानी मसानगंज प्राथमिक शाला ऐसा हुआ करता था। उसमें सिर्फ 5वीं तक की कक्षाएं थी उसमें। जी, और उसके बाद आप वहाँ क्या किए और कैसे पॉलिटिक्स में आए? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा विस्तार से इसके बारे में कुछ बात। वहाँ से निकल करके हम मतलब मिडिल स्कूल में गए और मिडिल स्कूल में जो हमारे शिक्षक थे उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। और चूँकि हमारा जो परिवार है वह बहुत ही गरीबी से अपना पूरा परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। हमारे माता पिता जो है वे बीड़ी मजदूर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो पिताजी 3 भाई हुआ करते थे उसमें से हमारे जो बड़े पिताजी थे सबसे बड़े हमारे पिताजी के भाइयों में, तो उनके चूँकि कोई भी संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने हमारे सभी भाई बहनों का लालन पालन उन्होंने ही किया। और इस प्रकार मैं उन्हीं के पास रह करके 10वीं तक के पढ़ा। उसके बाद हमारे बड़े पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया। तो पैरालिसिस का जो अटैक आया तो उसमें मतलब मुझे आगे की पढ़ाई जो है वह बंद कर देनी पड़ी और उनकी जो अपनी पान की दुकान रही है उस पान की दुकान को ही मतलब मुझे संभालना पड़ा। हम लोग 2 भाई और 3 बहन रहे हैं। तो और वहाँ से मिस्टर आरपीएफ के जो एक जवान थे नारायण मेश्राम, उन्होंने मुझको बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें ला करके देना चालू किया। और बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब को पढ़ने के बाद फिर जो है मेरा ध्यान बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके पुस्तकों को पढ़ने में उधर ही लग गया। और उसको पढ़ते पढ़ते ही इस बीच में अब चूँकि उस समय बिलासपुर में खास करके छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर कौन है इस बात को लोग नहीं जानते थे। और इक्का दुक्का लोग जो मतलब महाराष्ट्र या नागपुर या उधर से ट्रांसफ़र होकर के जो आ जाते थे उनके जरिए ही हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जान सके। हमारा पूरा बिलासपुर और हमारा मोहल्ला, तो हमारा जो मोहल्ला है वह कहना चाहिए अब तो सब अपने आप को बौद्ध ही कहते हैं, जो महार जाति बाहुल्य मोहल्ला। तो अम्बेडकर जयंती मनाना और फिर बुद्ध जयंती मनाना वो धीरे धीरे मतलब वहाँ प्रारंभ हुआ। इसी दरमियान क्या हुआ कि लोगों के मन में आया कि हमारे बिलासपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना
की जाए। तो उसके लिए यानी ये होगी 67-68 की बात रही है। तो वहाँ पर हम लोग 7 दिवसीय आमरण अनशन में भी बैठे। तो उस समय यहाँ के जो तत्कालीन मेयर रहे हैं बिलासपुर के डॉक्टर श्रीधर मिश्र, नहीं वो नहीं थे, मिस्टर वो जमुना प्रसाद वर्मा जी थे। और ये श्रीधर मिश्र जी ये उस समय मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रतिमा को हम लगाएंगे। बाद में फिर ये सन 74 के आसपास, वो जो 76 के आसपास वो प्रतिमा जो है बस्ट साइज की बिलासपुर में लगाई गई, गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने, जहाँ पे आज भी लगी हुई है जो प्रतिमा नहीं, वो प्रतिमा बस्ट साइज। अच्छा, ये आदमकद तो जोगी जी ने लगवाया। और वो जो बस्ट साइज वाली प्रतिमा जो है वो अंबेडकर स्कूल में स्थापित कर दी गई है वर्तमान में, अपने चमन हुमने जी के घर के सामने में। तो इस प्रकार से मतलब वो आंदोलन जो है 7 दिन तक के चला था। बहुत बड़े जुलूस। तो 7 दिन के लिए जो आपने अनशन किया था? हाँ, 7 साथी थे उसमें। 7 साथी थे। हाँ। तो वो अनशन किस कारण किया जाए? बिलासपुर में यानी वो एक तो प्रतिमा स्थापित की जाए। हाँ। और वो हमारे मगरपारा चौक में ही लगाई जाए। अच्छा। तो उसमें जो विघ्न संतोषी जो लोग हैं, हाँ, अपने वो समर्थन करते थे उसका तत्कालीन जनसंघ का। अच्छा। उसके वो रहे हैं पार्षद भाई राम चंद्रिकापुरी जी, है ना। वो मतलब उसका विरोध करना चालू कर दिए थे। तो अब उनको इसलिए भी ये था कि उनके जो महापौर थे नगर निगम के अध्यक्ष, वो जमुना प्रसाद वर्मा जी थे जनसंघ के। तो इसलिए यानी वो उस समय नहीं हो सका। परंतु श्रीधर मिश्रा जी ने जैसे आश्वासन दिया, उसके बाद ही चुनाव हुआ। तो जैसे ही चुनाव हुआ तो हमारे मोहल्ले से तुकाराम जी नागदोने, दिवंगत तुकाराम जी नागदोने, ये पार्षद चुन कर गए। और ये उस समय श्रीधर मिश्र जो है वो वहाँ के वो बने थे अध्यक्ष। फिर वो उन्होंने फिर हमारे समाज में और बिलासपुर नगर पालिका में अनेक समझौता हुआ था कि 1/4 समाज देगा, है ना। और बाकी जो है वो नगर निगम वहन करेगा। तो उसके लिए एग्री हो गए सब कोई। तो वो प्रतिमा जो है बॉम्बे के वाघ करके जो आर्टिस्ट हैं, है ना, उनके हाथों से बनाई हुई जो प्रतिमा है वो यहाँ लगाई गई। इसके उद्घाटन के लिए जवाहरलाल नेहरू जी की जो लगी हुई नेहरू चौक में वो प्रतिमा और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा, दोनों प्रतिमा एक साथ आई। अच्छा। और दोनों को लगना था एक साथ। परंतु यही जो विघ्न संतोषी लोग हैं उन्होंने सिर्फ नेहरू की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के जो चांडीगढ़ के राज्यपाल थे उस समय उनसे करवा लिया और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं करवा। मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक प्रकार से भेदभाव हुआ। हाँ। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आप पॉलिटिक्स में आए। हाँ। आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर आपने जीता। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ आप जानकारी दें। फिर उसके बाद हम जो हमारा दलित समाज है उसका क्या योगदान रहा इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा, जिस समय पार्टी में आकर के लोग जीत नहीं पाते, आप निर्दलीय चुनाव आपने जीता और आपकी राजनीतिक जो पारी है वो आगे गई। तो चाह रहा हूँ कि इस बारे में कुछ बताएं। दरअसल हुआ ये कि 94 का जो माहौल था बिलासपुर का, और बिलासपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल था वो उथल पथल का। उसमें वो अर्जुन सिंह और ये रायपुर के शुक्ल परिवार, है ना, अर्जुन सिंह, इनमें जो खेमेबाजी हुई तो उस खेमेबाजी में ये जो शुक्ल जी थे वे अपने उम्मीदवारों को
यानी ज़्यादा उतार रहे थे उस ग्रुप को। तो अर्जुन सिंह भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश में लगे हुए थे। परंतु क्या है कि अर्जुन सिंह के जितने भी उम्मीदवार पैनल कहना चाहिए, उनको उतनी तवज्जो उनके तरफ से नहीं दी गई, शुक्ला परिवार की तरफ से। तो इन्होंने क्या है कि मतलब एक वो निकाला कि जिनको लड़ना है लड़ो, और उसके बाद वो एक कहावत है ना, जो जीता वो सिकंदर। तो इस प्रकार से जिसको लड़ना है लड़ो। तो जब ये मतलब उनके तरफ से हुआ तो हमने कहा चलो यार बहती गंगा में हाथ धो लो, हम भी लड़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमारे जो नौजवान थे और पूरा समाज जो था वो मतलब यानी पूरी तरह से यानी हमको इसलिए साथ दिया कि इतने वरिष्ठ और जुझारू व्यक्तित्व के धनी दिवंगत आदरणीय तुकाराम जी नागदौने होने के बावजूद भी, और जो हमारा पूरा वार्ड है जिसमें हमारा पूरा समाज बसता है, एक तो उस वार्ड को इन्होंने यानी जनरल घोषित कर दिया। तो जनरल घोषित करने के कारण राजेश करके जो है यानी उनको टिकट दे दी, राजेश वाजपेयी। और तो नागदौने जी को भी टिकट नहीं मिली। तो नागदौने जी हम सब और ये निर्दलीय हुए। तो हम भी बोले चलो यार हम भी लड़कर देख लेते हैं। तो हम चुनाव लड़े। नागदौने जी जहाँ हमारा मोहल्ला है मगरपारा अम्बेडकर नगर, यानी वहाँ से लड़े, और मुझको रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में जाना पड़ा, यानी साइड के वार्ड में तालापारा में, वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ से भी कांग्रेस से हमारे झाड़ू राम जी मेसराम यानी वो थे, और भारतीय जनता पार्टी से ये कृष्णमूर्ति बांधी, अच्छा, उनको टिकट मिली। तो और बाकी सब निर्दलीय थे। बोले यार हम तो यार बहुत यानी बड़े बड़े पैसे वालों के से हमारा मुकाबला हो रहा है, तो ये कैसा होगा। फिर भी चलो देखते हैं। परंतु वहाँ के लोगों ने हमको यानी सर आँखों में उठा लिया। तो हमारे मतलब जो कार्य है, सोशल वर्क जो रहे हैं हमारे इससे पहले, जैसे मतलब ये प्रतिमा के समय अनावरण में बैठ जाना, आमरण अनशन में बैठ जाना, सॉरी, और अंबेडकर स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा दिलाना, ये हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिलाना, और स्कूल की बिल्डिंग को यानी उसका जीर्णोद्धार नवीनीकरण करना। तो ये सब जो हमारे यानी गांव बस्ती मोहल्ले के भलाई के लिए जो मतलब कार्य चल रहे थे, उसके चलते यानी जनता में हमारी आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से छवि जो है वो अच्छी बनी। तो इसलिए यानी लोगों ने जो कट्टर मतलब कांग्रेसी है, उन्होंने भी कांग्रेस को भी साथ नहीं दिया। जो कट्टर भाजपा ही रहे हैं उन लोगों ने भी भाजपा को साथ नहीं दिया, और हमारे कार्य को देखते हुए उन्होंने हमारा चयन किया। तो मेरा फर्स्ट यानी निर्दलीय चुनाव था, और उस समय मैं मात्र 52 वोट से विजयी हुआ था। उसके बाद 99 में फिर मतलब चुनाव हुआ तो कांग्रेस और भाजपा हो गई थी। और ये मतलब उसके चलते निर्वाचन आयोग के चलते कहना चाहिए, मेरा जो वार्ड था वो महिला हो गया। अब मेरी जो श्रीमती है वो उसमें 85 में वो एक्सपायर्ड हो गई थी, है ना, 87 में, सॉरी, वो 87 में एक्सपायर्ड हो गई थी। तो मुझको मतलब इस बात का मतलब ये हो गया, इतनी मेहनत किया मैंने और महिला हो गया, अब मैं कैसे करूं। यानी एक मजाक है कि अब कहाँ से मैं पत्नी लाऊं हैं, और कैसे मतलब अपने महिला को यहाँ दूँ, क्योंकि मेरे भाई बहू थी तो वो भी शिक्षिका, और बच्चों की शादी नहीं हुई थी, चलो बहू भी रहती तो बहू लड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो परंतु ये कहना ये उस समय हमारे यहाँ की जो बिटिया है रानी संगमित्रा, वो एमए कर रही थी। तो इधर उधर पूछताछ किया
तो बोले हाँ, बोले लड़ सकती है, एमए कर रही है, 21 साल की उम्र हो गई है, उसके बाद तो उसको पात्रता रहती, लड़क, और काम तो आप ही को देखना है। बोला हाँ, काम तो मेरे को ही देखना है। तो उसका नाम भर दिए हमने। और वो जो चुनाव लड़ी तो वो कहे मैं लड़ती ही नहीं। मैंने कहा अरे तू एक बार मेरे साथ पूरा मोहल्ला घूम लिया, बस, बाकी मैं ही देखूँ ना, मैं ही देखूंगा भाई, चिंता मत कर, तेरा जो भी है और तू अपने पढ़ते रह। तो एक बार उसको पूरा मोहल्ला वगैरह घुमा दिए, और कई जो पश्चिम बंगाल साइड के भी वो हैं, वो समझने लगे कि इसका नाम जैसे यानी संघमित्रा है, ये बंगाली लड़की है, ऐसा करके। तो यानी और अच्छा मतलब चुनाव हुआ, और मेरे कार्य का ये जो प्रतिफल मिला, तो मैं 52 वोट से जीता, और वो बिटिया जो है वो 352 से जीत गए। ये बड़ी अच्छी बात रही, और पॉलिटिक्स में आपने काफ़ी बारी खेला। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो बिलासपुर में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें दलितों का क्या प्रभाव है, दलितों का क्या योगदान है, क्या इन दलितों की कुछ फर्क होती है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि इस बारे में कुछ बताइए आप। देखिए इसमें ऐसा है कि यानी जो बिलासपुर के शहर का बंटवारा यानी इस तरह कर दिया जाता है कि 5 साल पहले जो लोकसभा या विधानसभा जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहता है, 5 साल के तुरंत बाद वही लोकसभा जो है वो जनरल। तो क्या 5 साल में ही मतलब इतनी संख्या यानी कम हो जाती है कि रिजर्व लोकसभा हटा दिया जाए, और 5 साल में इतनी संख्या बढ़ जाती है कि मतलब उसे रिजर्व कर दिया जाए? हाँ, उसमें क्या होता है, जो मेहनत करते हैं, जो पॉलिटिशियन अपना उम्मीदवारी जताने के लिए जिस क्षेत्र में मेहनत करते हैं, और वो रिजर्व हो जाए या फिर जनरल हो जाए, तो उससे एक प्रकार से दिक्कत आ ही जाती है। क्षेत्र वही है, लोग वही है, सीमा वही है, सब कुछ है। तो वो 5 साल 10 साल तक के पुनूलाल मोहल्ले जी रहे, और ऐसा मतलब ऐसा क्या हो गया कि धन से मतलब जनरल हो गया। तो कहीं ना कहीं पर हमें इस बात की साजिश का हाँ, वो साजिश ही कहना चाहिए। यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी आज के दौर में यानी दलितों का उत्थान और नहीं देखना चाहती, ऐसा इनके क्रियाकलापों से लगता है, वो नहीं चाहते। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे दलित समाज के लोग, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, जो कि अपना कैरियर राजनीति क्षेत्र में बनाना चाहती हैं, तो वो क्या करें? उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि राजनीति में आना उनके लिए अच्छी बात है, या आना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इस बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, इस बारे में मुझको सिर्फ ये कहना है कि एक तो ये सवर्णवादी पार्टियां हैं, और उसी चेहरे को सामने रखना चाहते हैं, और नहीं तो दलित वर्ग से भी इतने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं। वे एक पार्टी में तो अभी तक के मतलब जिला स्तर पर, संभाग तो बहुत दूर की बात रही, जिला स्तर पर अभी तक के अनुसूचित जाति के किसी भी नौजवान को अध्यक्ष पद नहीं दिया गया। और जो दूसरा पक्ष है ना, मेरा ख्याल है कि पार्टी का भी नाम अगर आप ले लें तो चल जाएगा। मैं समझता हूँ जनता जो है बहुत अच्छे तरीके से समझती है, अच्छा, है ना। हाँ। और फिर भी क्या है कि अब हमारे यहाँ 2 ही पार्टियों का वर्चस्व है। हाँ। तो इसलिए जनता समझ सकती है और समझ भी जाती है। और एक पार्टी जो है वो यानी मतलब के लिए वो यूज एंड थ्रो, हाँ, यूज एंड थ्रो करती है। अभी इतना अच्छा कार्यकाल नरेंद्र बोलर जी का चल रहा था, उसके बावजूद भी यानी उनको यानी किनारे कर दिया। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारे लोगों को आगे बढ़ने से वंचित यानी कर दिया जाता है। वो अब राजनीति में
भविष्य बोलो, तो ये इस प्रकार से जब मतलब वो जो गणित हम देख रहे हैं तो उसमें यानी क्या मतलब समझ रहे हैं आप? इसमें कहीं पर राजनीति में भविष्य है? बिल्कुल नहीं, ना राजनीति में भविष्य है। और जहाँ तक कि नौकरी चाकरी का सवाल है तो जितनी भी नौकरियाँ हैं वो तो सब मतलब उसको यानी ख़त्म कर दिया गया, सब उसका यानी प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया। तो अब रह कहाँ गई नौकरियाँ? नौकरियाँ नहीं हैं और इसमें मौका नहीं है। भाई जगजीवन राम जी इतने नज़दीक जा करके उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बूटा सिंह इतने नज़दीक गए, इसके बावजूद उनको नहीं बनने दिया गया। और राष्ट्रपति तो बना दिया गया, परंतु आज सबके जुबान पर है, जो भले बोले या ना बोले, कि राष्ट्रपति जो है वो कठपुतली, वो रबर स्टैम्प कि उठो तो उठ जाते हैं, बैठो तो बैठ जाते हैं। अभी तत्काल में कोविंद जी को मंदिरों में नहीं जाने दी गया, क्या कर लिए? इनको संसद का उद्घाटन हुआ तो मुर्मू जी को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। तो ऊंचे ऊपर तो ये हाल है जहाँ मतलब दिग्गज लोग हैं, तो यहाँ तो नीचे में क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो अब जाते जाते एक आखिरी प्रश्न और आपसे मैं लेना चाहूँगा कि हमारे जो ऐसे भी साथी हैं जो कि समाज सेवा पे अपना काम लगाए हुए हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर के वो काम कर रहे हैं, तो आपने बहुत काम किया है बाबा साहब के मिशन को लेकर के, आपने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है, उनको जोड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जो साथी जो बाबा साहब के मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं वो कैसे अच्छा काम कर पाएँ, कैसे लोगों को जोड़ पाएँ, सही और गलत का वो फैसला किस प्रकार से करें। मैं चाह रहा हूँ कि उनके लिए कुछ संदेश आप दें। देखिए भाई के नौजवानों के लिए सिर्फ कुछ एक मैं अपने विचार जो है बता रहा हूँ, यानी थोपने वाली बात भी नहीं है। जिसको अच्छा लगता है, भगवान बुद्ध के बाबा साहब के अनुयायी हैं हम लोग, कि कोई बोलता है इसलिए मत माने। आपने किताबों को पढ़ लिया है तो किताब में लिखा है बहुत पवित्र है और उसको मैंने पढ़ा तो इसलिए भी मत माने। मेरे पूर्वज भी जो मतलब किसी बात को मानते हुए चले आ रहे हैं तो इसलिए मुझे मानना चाहिए, इसलिए भी मत माने। जो बात आपको पढ़ती है वो आपके स्वयं के फायदे के लिए और बहुजन हिताय के लिए और बहुजन सुखाय के लिए जो बात मतलब हो सकती है उस बात को मानिए, अन्यथा उस बात को छोड़ दीजिए। आज की तारीख में हमारे जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको यानी हर माँ बाप का कर्तव्य है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उसे अन्यथा मत लीजिएगा, कि एक यानी सिख धर्म के मानने वाले हैं तो अपने उंगली पकड़ करके माँ बाप जो हैं गुरुद्वारा ले जाते हैं। बिल्कुल। एक इस्लाम को मानने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके माँ बाप जो हैं उंगली पकड़ करके सीधा मस्जिद ले जाते हैं। एक ईसाई धर्म के मानने वाले हैं तो उनके जो माँ बाप हैं उंगली पकड़ करके उनको गिरजाघर ले जाते हैं। अब आप बतलाइए, हमारी अनुसूचित जाति में जो बाबा साहब ने हमको धर्म दिया और रास्ता दिखाया है ना, तो क्या हमारा समाज भी, ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्या अपने अपने बच्चों को 14 अप्रैल है, बुद्ध जयंती है, 6 दिसंबर है और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है और पूर्णिमा है, अमावस्या है, यानी इन दिनों में क्या अपने अपने घर के बच्चों को यदि छुट्टी है तो, या बाबा साहब ने जैसे कहा कि हर रविवार को हमें बौद्ध विहार जाना चाहिए जो आपके घर के नज़दीक हो, और हर एक घर में, जैसे प्रत्येक मुस्लिम भाई के यहाँ कुरान शरीफ है, ईसाई भाई के यहाँ बाइबिल है ना, और ये अपने सिखों के यहाँ गुरु ग्रंथ साहब है। तो क्या यानी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के घरों में क्या बाबा साहेब का जीवन और मिशन, उनकी जीवनी है ना एक, और दूसरा क्या बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई जो वांग्मय है ना, वो जो 21 भागों में सरकार ने
यानी उसको रिलीज किया, जिसकी मात्र 2300-2400 रुपये यानी कीमत है। क्या उनके पास है? और नहीं है तो कम से कम जो बाबा साहेब ने धर्म बतलाया, बुद्ध और उनका धम्म, कम से कम एक किताब तो घर में होनी ही चाहिए। और निवेदन साथ में ये भी है कि उसका कम से कम एक पन्ना तो पढ़ें। 365 दिन होते हैं साल में, और 365 पृष्ठ से ज़्यादा नहीं है ना। तो ये यानी बाबा साहेब की किताबों को आपने जैसे धम्म पद कहा, तो वो तो त्रिपिटक का एक अंश है। नहीं, बाबा साहब ने जो धम्म पद लिखा है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही है भगवान बुद्ध और उनका धम्म है ना। उसको मतलब पढ़े कम से कम सामने वाले से, यानी हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का यानी आर्गुमेंट हो, तो सामने वाला यदि कोई अन्य धर्मावलंबी है और वो अपने धर्म की बात बोल करके यानी आपको अगर चुप करा रहा है, तो मैं चाहता हूँ एक अम्बेडकरी होने के नाते, एक बौद्ध धर्मी होने के नाते हमारे बच्चे भी चुप न रहें, अपना पक्ष रख सके तो बुद्धिज्म का। जी, तो बिल्कुल सही कहा माननीय नरेंद्र राम टेके जी ने कि हमको अपने बच्चों को उंगली पकड़ के ले जाना होगा मिशन की तरफ, बुद्ध विहार की तरफ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की साहित्य की तरफ, हमारे इतिहास की तरफ लेकर के जाना होगा। तब कहीं जा करके जो हमारे बच्चे हैं वो मिशनरी बनेंगे, आगे पढ़ेंगे। जब तक वो अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक अपने पूर्वजों के साथ हुए अत्याचार को नहीं समझेंगे, तब तक वो दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नहीं कर सकते। तो राम टेके जी, आपने एक अपना समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय भीम आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय और संविधान। साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। बस जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताएं। फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते किसी खास पर्सनैलिटी के साथ में। और इस वीडियो को तैयार करने में हमारे साथी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, श्री अजीताभ खुरसेल जी का। इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ